वो मेरे चाचा की लड़की थी और 14 साल की उम्र में प्यार कर बैठी थी। मैं उससे हमेशा से एक ही बात कहा करती थी कि ये प्यार-व्यार के चक्कर में मत पड़, अभी हमें आगे चल के कुछ करना है, लेकिन उसने संगति ऐसी पाई थी, जितना मैं उसे समझाती, उतना ही उसका दिल और मचलता था। मैंने जब ये सब कुछ देखा तो मैं उसके रास्ते से अलग हो गई और मैंने कहा कि तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, क्योंकि मेरे घरवाले ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अक्सर ये कहा करती थी, यही तो उम्र होती है सब कुछ करने की। इस उम्र में एन्जॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अक्सर वो अपने जिससे वो प्यार करती थी, मिलने के लिए जाया करती थी। कम उम्र का ही लड़का था, लेकिन कहते हैं ना, जब हाथ की टचिंग एक-दूसरे को होने लगे ना और हाथ में हाथ डाल के चलने लगे तो उसका मज़ा ही अलग होता है। कुछ उसके साथ भी ऐसे ही था। मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया था और बस बात हुआ करती थी मेरी कभी-कभी उससे, लेकिन ज़्यादा बात नहीं होती। मैं अपनी पढ़ाई में लगी थी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को लेके ज़्यादा सीरियस थी। मेरे घरवालों ने कह दिया था कि किसी जिस दिन भी हमने कोई बात सुन ली, उस दिन तुम्हारे स्कूल का वो आखिरी दिन होगा। मुझे डर था अपने घरवालों से, इसलिए मैंने वो रास्ता अलग कर लिया और फिर कुछ दिनों के बाद हमारे पेपर हुए तो फिर और भी ज़्यादा दूरियाँ बन गई। मेरे पापा मुझे लेके वहाँ से हट गए, दूसरे शहर चले गए। मैंने खुद ही ने कह दिया था कि पापा, यहाँ पर तो पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन कोर्स वग़ैरह मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप बाहर चलें। इसीलिए मेरे माँ-बाप ने अपना घर छोड़ के किराए के घर पे रहना मंज़ूर करा और इस माहौल से मुझे भी दूर कर दिया। क्योंकि मैं अपने घरवालों से कोई बात नहीं छुपाती थी। मैं बता दिया करती थी, जिससे भी मेरी दोस्ती होती तो मैं रास्ता अलग कर लेती अगर कोई ऐसा दोस्त हो तो। लेकिन वो तो चाचा की लड़की थी। रिश्ते ना ख़राब हो जाएँ, इसलिए हमने रास्ते ही बदल दिए। ख़ैर कुछ दिनों के बाद में उसका एक बार फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं फ़ला-फ़ला जगह पे आऊँगी, तुम भी मिलने आ जाना। मैंने उससे मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। पर उसने ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट करी तो मैंने कहा कि अम्मी-पापा को पता चलेगा, वो बहुत गुस्सा करेंगे। उसने मुझे दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि एक बार तो आ जा यार, मैं तुझे थोड़ी ना कहती हूँ कि तू उस रास्ते पे चल। आ जा एक बार, और मैं भी कहीं गलत नहीं हूँ। बस फिर उसने जब मुझे मजबूर करा तो मैं एक बार उससे मिलने गई, लेकिन हरकतें उसकी अभी भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। वही लड़कों से मिलना, बातें करना। एक बॉयफ्रेंड अगर हो तो बात मानी जाती है, लेकिन उसके तो अनगिनत थे, जिससे चाहे वो दोस्ती कर लेती, जिससे चाहे वो तोड़ देती। मैं उसे कहा करती थी, एक दिन तुझे बहुत भारी पड़ेगा ये सब, मत करा कर ये सब। लेकिन वो हँस के टाल देती थी और कहती थी कि वो तुम्हें ऐसा लगता रहता है ज़िंदगी हसीन है, इसे हँस के जियो। बस मैं वहाँ से फिर आ गई वापस। आने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब कभी भी मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसके साथ अगर कोई मुझे देखेगा तो फिर वो मुझे भी यही समझेगा। कई बार उसने मुझे ऑफ़र दिया था कि फलाँ लड़का तुम्हें लाइक करता है, फलाँ तुम्हें ऐसे पूछ रहा था, तो मैं उसे कह देती कि देख, मेरी पढ़ाई का टाइम है, मेरे सामने ये सब बातें मत करा कर। और फिर ये एक दिन हमें पता चला कि वो घर से कहीं चली गई। सुबह में जब मैं उठी तो पापा बहुत परेशान थे और अम्मी भी बहुत परेशान थी, सब जाने की तैयारी कर रहे थे। सब घर से गए, मैं भी उनके साथ गई और वहाँ जाके पता चला कि कल से नीतू आई नहीं है। नीतू का कहीं अता-पता नहीं। मैं बहुत परेशान हुई कि आखिर नीतू कहाँ चली गई। अभी तो वो मिली थी, उसने तो मुझसे कहा ही नहीं कभी कि मैं कहीं जाऊँगी या नहीं। बस वो कहती थी हँसी खेल है मेरे लिए तो ये सब, और खेल-कूद के फिर मैं अपनी उसमें लग जाऊँगी। मुझे क्या पता था कि उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं। फिर मेरे माँ-बाप ने और उसके माँ-बाप ने सब ने मिल के पुलिस स्टेशन जाके उस एफ़आईआर दर्ज कराई, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। सब बताया कि ऐसे-ऐसे वो कल सुबह से गायब है, अभी तक नहीं आई। घर में उसके कपड़े देखे, कपड़े भी सब रखे थे। ना कोई पैसा लेके गई थी, ना कोई कपड़ा, बस एक उसका स्कूल का बैग जो हमेशा वो डाल के जाया करती थी, वो डाल के चली गई थी। खैर कोई वो नहीं, अगले दिन सब परेशान रहे, हम भी वहीं रहे। परेशानी इतनी थी कि रात गुज़र गई, शाम जैसे-जैसे हो रही थी तो डर लग रहा था पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या नहीं। किसके साथ गई, जितने भी उसके मिलने-जुलने वाले थे सबके फ़ोन करे, लेकिन मैंने डरते-डरते अम्मी से कहा कि एक बार कह दो ना कि वो इस तरह से लड़कों से मिलती थी। अम्मी ने कहा कि नहीं, अगर मैंने कह दिया ना तो और लड़ाइयाँ हो जाएँगी, क्योंकि इस टाइम वो है नहीं और ये मौका नहीं है ये सब बातें करने का। पुलिस खुद निकाल लेगी पता।
जैसे भी जो भी बात हुई है वो पता करेगी, तुम भी चुप रहो। मैं भी चुप हो गई। मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं चाची से कुछ कह पाती, क्योंकि चाची का मिजाज बहुत तेज़ था और चाची थोड़ी-थोड़ी बात में बुरा भी मान जाया करती थी और ये तो बहुत बड़ी बात थी। और बस पुलिस ने तहकीकात करी। तहकीकात के बाद पता चला कि एक बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी उम्र भी 14 साल है और वो बहुत बुरी कंडीशन में है। सब के सब वहाँ गए, पुलिस वालों ने वहाँ बुलाया, फिर वहाँ जाने के बाद देखा तो वो वाक़ई में नीतू थी। देख के सबकी चीखें निकल गई क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर जगह-जगह नाखूनों के निशान थे। उसके कान को इस तरह बुरे बेरहमी से काटा गया था कि उसके जो कान था थोड़ा-सा कट गया था और वहाँ टाँके लगाए गए थे। माथे पे निशान, हर जगह उसके निशान, कोई जगह ऐसी नहीं थी जो उसको नोचा-खसोटा ना गया हो। जब वो होश में आई, तो वो सबको देख के चीखने लगती, चिल्लाने लगती और रोने लगती। लेकिन सबसे मैं जब पास में गई तो वो चुप हो जाती। लेकिन जैसे ही माँ-बाप को देखती, घरवालों को देखती तो उसकी चीखें निकलती। ख़ास करके तो आदमियों को तो वो देख ही नहीं पा रही थी। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे देखा कि मैं उसके पास बैठती तो या जाती तो वो कुछ नहीं कहती थी। तो डॉक्टर ने कहा, तुम पूछो इससे, इसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं, कुछ बताएगी। अभी ये सदमे में है। जब उसे थोड़ा-थोड़ा होश आया, फिर मैंने उससे पूछा तो उसकी कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो गए। ये लगा कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है। उसने मुझे बताया कि जब मैं घर से गई थी अपने फ्रेंड से मिलने तो उसने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ और फला-फला होटल के अंदर आओ और मैं वहाँ मिलूँगा तुम्हें। तो मैंने कहा कि मैं होटल में तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, मैं स्टेशन पे बैठी रहूँगी, तुम वहाँ आ जाना। तो वो स्टेशन पे आया ही नहीं। बहुत देर मैं बैठी रही, जब वो नहीं आया और मेरा जो पर्स था ना, तो वो भी कोई लेकर चला गया था। मुझे पता ही नहीं चला मेरा पर्स कहाँ कट गया, कैसे हुआ। मैं स्टेशन पे बैठी थी और काफ़ी दूर घर से आई हुई थी, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं आज इसके साथ भाग रही हूँ। और मैंने घर से कुछ भी नहीं लिया था, उसने कहा था कि तुम घर से कुछ भी नहीं लेना और तुम आ जाना। मैं स्टेशन पे काफ़ी देर बैठी रही और उसका इंतज़ार करती रही। जब दोपहर गुज़र गया तो एक ऑटो वाला मेरे पास आया और कहने लगा कि क्या बात है, तुम बहुत सुबह से बैठी हो और अभी तक यहाँ से नहीं गई। तो मुझे उसे देख के रोना आ गया। मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मेरा फ्रेंड आने वाला था और पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे नहीं पता चला कब मैंने उससे दिल लगा लिया था और सच्ची मोहब्बत करने लगी थी और मैं उसके साथ भाग के उसके घर जा रही थी। ऐज का भी नहीं पता। और उस ऑटो वाले ने कहा कि अच्छा वो दोस्त, वो तो मेरे घर के पास रहता है। मेरी उम्र इतनी तो है नहीं कि जो मुझे ये पता रहे कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। बस मैंने उससे कहा कि ठीक है, तो वो बोला तुम मेरे साथ चलो, मैं मेरे घर के पास में ही है और उसका नाम ये है। और वो ऐसे-ऐसे शक्ल का, जैसे उसने ऐसा बताया तो मुझे यकीन होता चला गया और मैं उसके साथ चली गई। वो जब ऑटो से लेके जा रहा था तो उसने थोड़ी देर में ही ना ऑटो ऐसी जगह पे मोड़ा जहाँ पे बिल्कुल सुनसान था। मुझे डर लगा, मैंने उससे कहा आप यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? तो कहने लगा यहीं से रास्ता है। फिर उसने अंदर ले जाके ऑटो रुका लिया, घना जंगल था और वहाँ उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी। इतनी बदतमीज़ी 2 घंटे तक मेरे साथ करता रहा। फिर उसके बाद उसने अपने पास जितने भी ऑटो वाले थे 4-5 उन्हें बुलाया और उन्हें बताया कि हाँ, एक माल है, जल्दी से आ जाओ। वे भी आ गए। उन 4-5 लड़कों ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी और मैं वहाँ सिसकती रही, भीख माँगती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। कहने लगे थोड़ी देर और, फिर घर ही चली जाना। जब उन सब का मन भर गया तो उन्होंने मुझे ऑटो में डाला। मेरी हालत ऐसी नहीं थी जो मैं चल सकूँ। ऑटो में डाल कर के वो मुझे स्टेशन पे छोड़ आए। स्टेशन पे जब मैं फिर से बैठी और मैं रो रही थी, मैंने सोचा कोई ट्रेन आएगी, उसमें बैठ के मैं किसी तरह से अपने घर चली जाऊँगी। तो जहाँ पे कर्मचारी होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, उन्होंने मुझे देखा, मेरी इस हालत को देख के मेरे चेहरे पे जगह-जगह निशान थे। कहने लगा क्या हुआ? मैंने उनसे भी ये कहा कि ये आदमी ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो कहने लगा चलो मैं छोड़ कर आता हूँ। पहले उसने मेरे सिर पे हाथ रखा और ऐसे समझाया जैसे बड़ा इंसान समझाता है। फिर कहने लगा थोड़ी देर के लिए तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा क्योंकि मेरे वहाँ पे पैसे और मेरे सामान रखा है, तुम्हारे पैसे भी मेरे पास नहीं है। मैं जब उसके साथ उसके घर गई तो उसने मेरे साथ वहाँ बदतमीज़ी करी और फिर ला के स्टेशन पे मुझे फिर छोड़ दिया गया। 2 बार मेरे साथ इस तरह से हुआ और
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सारी दुनिया ऐसी क्यों हो गई है, ज़रा सी देर में दुनिया पूरी बदल गई। मेरी ज़िंदगी यहाँ पर इन्होंने इतनी बुरी तरीके से ख़राब करी कि मुझे ना तो ये पता रहा कि घर कैसे जाऊँ, ना मुझे ये पता है कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। बस एक दर्द याद है, जो दर्द मुझे महसूस कराया जा रहा था बार-बार। उस दर्द के आगे मुझे दुनिया पूरी ऐसी लग रही थी जैसे ये सारी दुनिया यही दर्द देती है। उसकी ये कहानी सुन के मुझे इतना रोना आया, मैंने उससे कहा, मैं हमेशा से तुझसे कहती थी कि तू ये सारी चीज़ें छोड़ दे, एक दिन तू पछताएगी, लेकिन तूने कहा कि दुनिया है, सब जीते हैं, हम भी जी रहे हैं, फिर उसके बाद तो शादी हो ही जाएगी। देख आज तुझे दुनिया ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब ना तू इधर की रही, ना उधर की रही, लेकिन फिर भी जब आँख खुले सवेरा है, अपने आप को सँवारना और आगे चलना। लेकिन वो कहती कि मुझे अब जीना ही नहीं है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, अब जी के फ़ायदा क्या।